तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो देखिए यही आपका प्रिज्म है, ठीक है। और ये प्रिज्म को हम लोगों को पढ़ना है। दो घटनाएं इसकी पढ़नी है, एक तो अपवर्तन की और दूसरी घटना परिक्षेपण की, ठीक है, डिस्पर्शन की। तो एक घटना में होता क्या है कि जब प्रिज्म के ऊपर प्रकाश पड़ता है बच्चों, तो वह किरणों को मोड़ देता है, यानी अपवर्तन की घटना होती है और उसमें वह किरणों को अपने आधार की ओर ही मोड़ता है। दूसरा परिक्षेपण है, डिस्पर्शन है। तो जब इसके ऊपर श्वेत प्रकाश गिराया जाता है बेटा, तो यह उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों या उसको कह सकते हैं अवयवी रंगों जिनसे मिलकर श्वेत प्रकाश बना होता है, उन्हीं भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। इन्हीं दोनों का अध्ययन हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म है क्या, ठीक है। ये आपका प्रिज्म है, ठीक, आप ऐसे रख सकते हो। ये आपका क्या है भाई, प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रकाश या तो इधर से पड़ेगा, प्रकाश या तो इधर से पड़ेगा, ठीक है। अब जब प्रकाश पड़ेगा तो माध्यम चेंज हो रहा है, इधर वायु है और इस साइड भी वायु है, ठीक है। तो प्रकाश इधर से गया, इस अपवर्तक पृष्ठ एक ये हो जाएगी, ये और एक ये, यानी एक अपवर्तक पृष्ठ आपकी ये वाली हो गई और एक अपवर्तक पृष्ठ आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। एक ये हो गई और एक ये हो गई। और ये नीचे क्या है, इसको तो आप कागज पे ही रखोगे या आप उसका जो पैड होगा उसके ऊपर रखोगे, तो ये आधार कहलाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच, यानी दोनों समतल है, क्या बेटा, समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, क्या है, प्लेन है, ठीक है। और ये भी प्लेन है। इन दोनों अपवर्तक समतल पृष्ठ जिस कोण पे झुके हुए हैं उस कोण को ही हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। तो यहां पे देखते हैं हम लोग बच्चों कि प्रिज्म की कंडीशन, प्रिज्म को हम लोग देखते हैं नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल अपवर्तक पृष्ठों द्वारा, कितने, दो समतल अपवर्तक पृष्ठों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये कांच है, तो इसका अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सा हो गया, यानी इसका अपवर्तक पृष्ठ ये दोनों हो गए, ये अपवर्तक पृष्ठ है। कैसे आपको मालूम हुआ कि अपवर्तक पृष्ठ हुआ बच्चों, कैसे आपको मालूम हुआ कि ये रिफ्रैक्शन सरफेस है। तो इधर देखिए आपका क्या है, इधर आपका वायु है, समझिए थोड़ा सा, और इधर भी आपका क्या है, वायु है, और बीच में क्या है बेटा, कांच है, ठीक। तो एक साइड में वायु है, एक साइड में कांच है। वह पृष्ठ जो किन्हीं संपर्क में आने वाले दो माध्यमों को पृथक्कृत करता है, क्या कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखो ए बी जो रेखा है उसके इस साइड में वायु हो गया और ए बी के इस साइड में क्या हो गया, कांच। तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि जब ये प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित होता है। तो यहां ये एक अपवर्तक पृष्ठ हुआ। फिर यहां पे देखिए
इधर कांच है और इधर वायु। तो AC जो पृष्ठ है वह वायु और कांच को अलग अलग कर रहा है, दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है बच्चों, पृथक कर रहा है। इसलिए ये दोनों पृष्ठ क्या कहलाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ। कौन कौन से यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ है, AB और कौन सा, AC। इसको बोलते हैं बेटा आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक। और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठ, जो समतल अपवर्तक पृष्ठ है, जिस कोण पे झुके होते हैं, जिस कोण पे झुका होता है बेटा ये, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रिज्म कोण। क्या हो जाएगा बेटा, प्रिज्म कोण। अब देखो प्रिज्म कोण के आधार पर ही हम लोग कहते हैं कि प्रिज्म पतला है, पतला प्रिज्म या मोटा प्रिज्म। किसके आधार पर कहेंगे, प्रिज्म कोण के आधार पर। इस एंगल के आधार पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रिज्म पतला है या मोटा है। इफ प्रिज्म कोण का मान बेटा 5 डिग्री टू 7 डिग्री के आसपास अगर है प्रिज्म कोण A का मान, ठीक है, तो वो कहलाएगा पतला प्रिज्म, ठीक है। और जैसे ही 7 अंश से ऊपर हुआ, ठीक है, 10 अंश 20 अंश 30 अंश, ठीक है, 50 अंश 60 अंश, तो वो क्या कहलाएगा, मोटा प्रिज्म कहलाएगा। यानी उसी को हम लोग प्रिज्म के ही नाम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। साधारणतया मोटा प्रिज्म को ही प्रिज्म हम लोग बोलते हैं। और जैसे ही प्रिज्म कोण का मान 5 से 7 अंश के बीच में आता है, इसको बोलते हैं कि ये हमारा कैसा प्रिज्म है बच्चों, पतला प्रिज्म। अब देखो होता क्या है कि प्रिज्म की परिभाषा, प्रिज्म को डिसाइड हम लोग कैसे किए कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम है जो दो समतल अपवर्तक पृष्ठों द्वारा क्या होता है बच्चों, घिरा होता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। अब देखिए प्रिज्म का स्पेशल गुण क्या होता है, प्रिज्म का स्पेशल गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि वह किरणों को, उसके ऊपर कोई भी किरण तुम डालोगे, वह किरणों को अपने आधार की ओर क्या करेगा, मोड़ता है। क्या करेगा, आधार के तरफ वो क्या कर देता है, मोड़ता है। अब यहां से थोड़ा सा देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका प्रिज्म हुआ, ठीक है, ये ए बी और ये आपका सी हो गया। अब इसके ऊपर आपने श्वेत प्रकाश ऑपरेट किया, डाला, तो ये क्या है भाई, ये कांच का है, ये पहला माध्यम हो गया बेटा 1, ये 2 और ये फिर 1 हो गया। या इसको आपका वायु है तो वायु कह लिया, इधर भी वायु है तो वायु कह लिया, और इधर क्या है, कांच है। अच्छा बच्चों, तो ये ए भी आपका अपवर्तक पृष्ठ हुआ। क्यों अपवर्तक पृष्ठ हुआ, क्योंकि इसके एक साइड में वायु है और दूसरे साइड में कांच है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपने मार्ग से विचलित होगा, अर्थात या तो वह अभिलंब के पास आएगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा, या अभिलंब से दूर हटेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल खींचेंगे किस पॉइंट पे, आपतन बिंदु पे। अब ये आपतन बिंदु हो गया, ये हमारा PQ रेखा, आपतित किरण हो गई बेटा, कौन सी किरण, PQ। अब PQ पे आपने नॉर्मल खींचा, ये आपका नॉर्मल हो गया बेटा। अगर सपोज करो ये एक ही माध्यम वायु हुई होता, क्या होता, वायु, एयर होता, तो ये किरण जो PQ है ये सीधे ऐसे चली जाती,
बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती बेटा। लेकिन यहां पे माध्यम चेंज हो गया, विरल से हम किसके तरफ जा रहे हैं, सघन के तरफ। तो अपवर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो किरण है अब इसका मार्ग नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि अभिलंब नीचे है तो नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण झुक गई, ऐसे अपने मार्ग से विचलित हो गई। मार्ग तो इसका ये था, लेकिन अपवर्तन की घटना घटित हुई तो ये बन गया। अब ये प्रकाश की किरण जो कांच के भीतर चल रही है क्यू आर, जैसे ही दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी पे पड़ा, ठीक है, तो इसके बाहर भी तो क्या है बच्चों, वायु है, और इसके भीतर कांच, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ, पुनः अपवर्तन की घटना घटित होगी तो इस पॉइंट पे क्या कर देंगे बेटा, अभिलंब खींचे। ये भी तो आपका नॉर्मल हो गया। अब सोचिए, अगर प्रकाश की किरण, ठीक है, के मार्ग में वायु नहीं आता, ये केवल कांच ही इधर होता, तो ये तो प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती बेटा, चली जाती कि नहीं चली जाती। लेकिन हुआ क्या, कांच के बाद वायु। तो फिर हम लोग अपवर्तन का नियम पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब ये है और इससे किरण को दूर हटाना है तो इधर तो लेके जाएंगे नहीं, इधर लेके जाएंगे तो पास में जाएगा अभिलंब की तरफ, इसलिए इसको अभिलंब से दूर करना है तो नीचे करना पड़ेगा किरण को। तो इस तरह से ये किरण निर्गत किरण हो जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, आधार की तरफ मुड़ गया कि नहीं हो गया। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म अपने ऊपर आपतित होने वाली किरण को अपने आधार की ओर मोड़ता है। अब इस किरण को जो ये निर्गत हो रहा है क्यू एस, पी क्यू आर एस, आर एस हमारा निर्गत किरण है बेटा। अब इस निर्गत किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को अगर O पे काटती है, ठीक, कहां पे काटे, O पे या O डैश कर लीजिए, ठीक। और मान लो कि ये किरण को आपने पीछे बढ़ाया और ये आपके किरण को आगे बढ़ाया, इनके बीच में जो कोण निर्मित हो रहा है बेटा, ये वाला कोण, ये इस कोण को ही हम लोग कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इस कोण को हम लोग कहते हैं बेटा विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इस तरह से प्रिज्म का कार्य क्या होता है कि जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो पहले पृष्ठ से अपवर्तित होता है, फिर दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण क्या होती है, आधार के तरफ मुड़ जाते हैं। एंगल थोड़ा देख लेते हैं। एंगल आप देखोगे तो ये एंगल आपका आपतन कोण हो गया, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी वह आपतन कोण हो गया। अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी वह क्या होगा, अपवर्तन कोण। ये कोण आर डैश हो जाएगा और ये कोण आपका आई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसमें और आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, यानी ये बढ़ता है तो ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक विशेष आपतन कोण पर इसका मान न्यूनतम हो जाता है और उस आपतन कोण के मान से, उस विशेष आपतन कोण के मान से
थोड़ा सा और आपतन कोण बढ़ाओगे तो पुनः एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उस विशेष आपतन कोण पर जो डेविएशन का न्यूनतम मान होता है, ठीक है, उस एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण। इसको डेल्टा एम से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से। तो न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, उससे आपतन कोण का मान जैसे ही बढ़ाते हैं विचलन कोण पुनः क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उस न्यूनतम विचलन कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में होता क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में जब विशेष आपतन कोण पर इसका मान सबसे कम होता है तो उस स्थिति में क्यू आर किरण जो प्रिज्म के भीतर रेज ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कांच के भीतर क्यू आर किरण वह प्रिज्म के आधार के समांतर होगा, ठीक है बेटा। यानी अल्पतम विचलन की कंडीशन आएगी, यानी अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ऐसे आ जाए, सपोज करिए, इस चीज को समझ लेना बेटा, बहुत काम की चीज है। ये आपका प्रिज्म हुआ और विशेष आपतन कोण पे, ठीक है, ये प्रकाश की किरण इसके समानांतर होगी कब, ठीक, कब समानांतर होगी, ये प्रिज्म कोण आपका ए है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है आपका, ये पी क्यू है, ठीक है, और ये आपका आर एस है। अल्पतम विचलन कोण यानी इस किरण को आप आगे बढ़ाते हो और इस किरण को पीछे, तो ये कोण जो है वो डेल्टा एम होगा। तो उस स्थिति में ए बी सी जो क्यू आर है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा, ये जो कोण है आई और ये कोण है जो आई डैश, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि सेकेंड इसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि आपतन कोण तथा निर्गमन कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक। तीसरा, यानी आई जो होगा वो आई डैश के बराबर होगा बेटा, ठीक है। यानी ये अगर सपोज करो ये 40 अंश है तो ये भी 40 अंश होगा, कब, अल्पतम विचलन की स्थिति में। दूसरी चीज और क्या देख सकते हैं आप, अब यहां पे ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या हुआ, ये कोण आर है और ये कोण आर डैश था, तो इस कोण का मान हो जाएगा आई माइनस आर, हो जाएगा बेटा, और इस कोण का मान हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, हो जाएगा। देखो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए तो आई बराबर इस पूरे आई का होगा और उसमें से ये आर के बराबर है तो ये कोण क्या हो जाएगा, आई माइनस आर के बराबर होगा। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में जो तीसरा पॉइंट इसका बना बच्चों, कौन सा पॉइंट, तीसरा,
क्या बनेगा कि I माइनस आर बराबर आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, जो प्रिज्म के भीतर प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, चल रही है, वह आधार BC के, प्रिज्म के आधार के क्या होगी, पहले तो समानांतर होगी, दूसरा आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होंगे, और तीसरा ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आगे देखिए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। स्नेल का नियम आप पढ़े होंगे बेटा, किसका नियम, स्नेल का, स्नेल का नियम आपने पढ़ा है। तो स्नेल का नियम होता है क्या कि n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे हमको अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है, कि जो प्रिज्म बना है, जिस पदार्थ का बना है, उसका अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। तो क्लास 10th में इस सूत्र को हम लोग पढ़े थे, लेकिन उसका सिद्धीकरण नहीं था। तो उसका सूत्र आता था n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे में साइन a बाई 2 था, ये सूत्र, जहां पे बेटा a जो था वो प्रिज्म कोण था, क्या था, प्रिज्म कोण था, और आपका डेल्टा m क्या था, अल्पतम विचलन कोण था। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इस पॉइंट को सिद्ध करके देखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कैसे सूत्र का निगमन किया गया है। तो इस सूत्र का निगमन कब होगा, किस स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ही हम लोग सिद्ध करते हैं। किस स्थिति में बच्चों, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अभी बताया है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरणें होती हैं, किसके भीतर, प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरणें होती हैं वह प्रिज्म के आधार के समानांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है क्या कि आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होता है। इसी को लेकर हम लोग चल के इसको क्या कर देंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए यहां पे एक आपका ये प्रिज्म है, ए बी और सी, एबीसी आपका क्या है, प्रिज्म। इसके ऊपर हमने एक प्रकाश की किरण लेके चला, PQ, PQ हो गया। अब जैसे ही ये इसके ऊपर पड़ा, ये तो कांच का प्रिज्म है बच्चों, दूसरा माध्यम हो गया। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो ये तो आपका आपतन कोण हो गया ना आई, क्योंकि हम किसकी स्थिति में कर रहे हैं बच्चों, अल्पतम विचलन की स्थिति में। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, जो अपवर्तित किरण होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के, सॉरी यहाँ पे आधार के समानांतर होगी। अच्छा, अगर ये माध्यम नहीं था तो ये तो प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती, लेकिन हुआ क्या बच्चों, माध्यम चेंज हो गया तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन झुकने के दौरान ये BC के क्या होगी, समानांतर होगी। किसके समानांतर बेटा, BC के समानांतर होगी। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। अब ये BC के क्या हो गई, समानांतर हो गई। अब ये पॉइंट आप देखिए PQ और ये आपका हो गया R,
ठीक, यानी क्यू आर क्या हो गया, बीसी के समानांतर हो गया। पुनः दूसरा ये अपवर्तक पृष्ठ बना, इस पे आपने क्या किया बच्चों, लंब डाल दिया, लंब पड़ गया, ये 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये कंडीशन आता, अगर ये पूरा कांच होता बेटा, तो ये लाइन तो ऐसे बीसी के समानांतर जाता, परंतु अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किसके तरफ झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये तो सॉरी अभिलंब से दूर हट जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया। अब क्या कंडीशन हो गया, अब इसको आप पीछे बढ़ाओ, हो गया। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, यही तो आपका डेल्टा एम हो गया, हो गया। अब इसका आप नाम ले लो ओ है, ठीक, और इसका नाम ले लेते हैं ओ डैश, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये कोण भी आई ही हो जाएगा। और ये कोण आपका आर है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, जितने का ये होगा उतने का ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कोण आपका कितना का हो जाएगा, आई माइनस आर का हो जाएगा, तो ये वाला भी कोण आपका आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल बेटा, कोई चतुर्भुज है तो उसके चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 360। ठीक, त्रिभुज है तो उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180। कोई त्रिभुज है तो उसका जो ये बहिष्कोण हो गया, तो बहिष्कोण जो होगा उसको दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर। किसी रेखा पर कोई आपने लंब डाला है, ठीक, किसी तल पे आपने लंब डाला है, तो ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, ठीक है। अगर ये चीज याद है तो इसको सिद्ध करने में हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखो बच्चों, स्नेल ने क्या कहा, स्नेल ने कहा कि n बराबर होता है sin i अपॉन sin r, यानी अगर हम i कोण का मान निकालने और r कोण का मान निकाल के इस नियम में रख दें तो हमारा सिद्धीकरण हो जाएगा बड़े इजी से। तो चलिए पहले i और r का मान निकालते हैं। अब देखिए, आपके पास चतुर्भुज है कौन सा, ए क्यू ओ आर, चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, ए क्यू ओ आर में। अभी आपको मैंने बताया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि कोण ए, ये तो प्रिज्म कोण है तो इसका तो मान ए के बराबर है, ए धन कोण क्या हो जाएगा, ए क्यू ओ धन कोण क्यू ओ आर धन कोण ओ आर ए इक्वल टू 360 डिग्री। चूंकि बेटा ये नॉर्मल है तो ये कोण तो 90 डिग्री हुआ, अगर ये 90 हुआ तो ये पूरा कोण भी तो 90 का होगा। तो चूंकि कोण ए क्यू ओ बराबर 90 अंश तथा, अब इधर से देखो ये कोण भी 90 है तो ये पूरा कोण भी 90 होगा। तो
तो ओ आर ए, कोण ओ आर ए बराबर कितना 90 डिग्री। और ये दोनों उठा के मान इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए धन 90 धन कोण क्यू ओ आर धन 90 बराबर 360। तो 90 90 मिलकर 180 इधर ट्रांसफर करेंगे तो -180 हो जाएगा। तो a प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180 इक्वल टू a प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका इक्वेशन 1 क्या हो गया, ये एक इक्वेशन आपका ड्रा हो गया। अब देख एक ट्रायंगल देख क्यू ओ आर, देख रहा है ये वाला ट्रायंगल बच्चों क्यू ओ आर में, ट्रायंगल क्यू ओ आर में किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180। तो इस एंगल का मान कितना है आर प्लस क्यू ओ आर प्लस क्या हो जाएगा इस कोण का मान आर बराबर 180। तो आर आर मिलके कितना हो जाएगा 2r। तो 2r प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन देखो, दोनों पक्ष के 180 है आपस में बराबर, तो ये पक्ष भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इवैल्यूएट इक्वेशन 1 एंड 2 या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों ए धन कोण क्यू ओ आर बराबर 2r धन कोण क्यू ओ आर। क्यू ओ आर से क्यू ओ आर कैंसिल आउट हो गया, यानी a बराबर हो जाएगा 2r, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि r बराबर a/2। हमको r का मान चाहिए, किसका मान चाहिए r का। r की वैल्यू निकल गई, जब r का वैल्यू अब निकल गया तो अब हमको किसका मान चाहिए i का। तो हम लोग i को निकालें, i कर रहा है कि मैं निकालूंगा नहीं इसमें से, ठीक। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, जब r को खोज लिए तो i तो अपने आप आएगा, ठीक है। अब चलिए आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं ओ आर ओ डैश, देख रहे हैं क्यू आर ओ डैश, क्यू आर ओ डैश ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये नाम क्यू है बच्चों, क्या है क्यू। तो क्यू आर ओ डैश देख रहे हैं, उसमें जो अल्पतम विचलन कोण है डेल्टा एम, वह उस त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ, ये तो बहिष्कोण हुआ, और बहिष्कोण दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ट्रायंगल कौन सा है भाई क्यू आर ओ डैश में बहिष्कोण दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर हो गए, यानी डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस आर प्लस i माइनस आर हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख क्या सकते हो i माइनस आर प्लस i माइनस आर, ब्रैकेट हट गया, i जुड़ जाएगा तो 2i हो गया माइनस 2r। अभी देख बेटा 2r के जगह पर क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, या a इक्वल टू 2r। तो 2r के जगह पर हमने क्या लिख दिया a लिख दिया, तो 2i माइनस a का ट्रांसफर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो गया 2i बराबर a प्लस डेल्टा m। तो i इक्वल टू आपका क्या हो गया a प्लस डेल्टा m बाई 2, यही तो आ गया। i भाग रहा था
और आई को हम लोग खोज लिए, नहीं खोज लिए बेटा? आई और आर का मान आपने निकाल दिया, तो स्नेल के नियम से, स्नेल नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा? n इक्वल टू कहता है साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम कहता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई और आर का मान इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए? रख दीजिए। रखेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई के जगह पर a प्लस डेल्टा एम बाई टू, a प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे में साइन a बाई टू। इस तरह से ये आपका सूत्र आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अगर देख लिया जाए, अगर पतला प्रिज्म हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाए? 5 to 7 डिग्री हो जाए, ठीक, तो प्रिज्म क्या हो जाएगा? पतला। तो पतला प्रिज्म हो जाएगा, तो उस स्थिति में साइन आई के स्थान पे आई ले लेते हैं और साइन आर के स्थान पर आर ले लेते हैं। यानी पतला प्रिज्म होने की स्थिति में साइन आई के स्थान पर आई यूज कर लेते हैं बेटा, और साइन आर के स्थान पर आर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा स्नेल नियम कहता है कि n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आई अपॉन आर हो गया। तो n इक्वल टू आई का मान क्या आया? a प्लस डेल्टा एम बाई टू आया, और r का मान आया a बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल। अब ये हो गया क्या बेटा? a प्लस डेल्टा एम बाई a बराबर m। इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो n a इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, यानी डेल्टा m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n a माइनस a, क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो n माइनस 1 इंटू a। अगर प्रिज्म पतला है तो उसके लिए अल्पतम विचलन होता है, ये सूत्र हो जाएगा। एकदम छोटा सा सवाल दिया हुआ है, ठीक है, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है, इसलिए छोटा सवाल पहले शुरू करते हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म कोण है 60 अंश। तो गिवन तुरंत लिख लेना चाहिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √2 है, और प्रिज्म कोण कितना है बेटा? 60 अंश। तो हमको दिया क्या है? गिवन में हमको दे रखा है क्या? हमको दे रखा है कि n इक्वल टू √2, और क्या दे रखा है? a इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री, ये तो दिया है। अब हमको कह रहा है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में पहले अल्पतम विचलन कोण निकालिए। पहले हमको क्या निकालना है? डेल्टा एम, ये तो निकालना है बेटा। तो चूंकि अपवर्तनांक का सूत्र पदार्थ का जिससे वह प्रिज्म बना है, n इक्वल टू अभी पढ़े हैं साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे में साइन a बाई 2 पढ़ा है बेटा। अब चल n का मान √2, ठीक, और इधर आपका है साइन a का मान 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे में साइन 30 अंश हो जाएगा बेटा। a बाई 2 करेंगे तो 60 बटे में 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगा? 1/2। इसका मान आ गया साइन 30 अंश का मान, और ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। अब पूरे के बटा में 1/2। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 2 से 2 को काट देंगे, ये टोटल गलत है। ये इस साइन का कोणांक है बच्चों, ठीक है, तो ये कट नहीं सकता, नहीं तो जनरली लड़के इससे कैंसिल कर देंगे, जहां पे आपकी गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। साइन के गुणांक में रहता तो ये कटता, ठीक है। अब ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, या इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2
अब मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको तो √2 इंटू √2 लिख सकते हो, यानी √2 इंटू 1/2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एगो से एगो कट गया। तो और क्या लिख दिया, यानी 1/√2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 लिख दिया बेटा। साइन के किस कोण का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 अंश, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। दोनों बच्चों से साइन को हटा लेते हैं, तो हो जाएगा 45 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m/2। फिर ये गुणा करेंगे 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m, तो डेल्टा m इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपतन कोण निकालिए, यानी I का मान। तो चूंकि सेकंड आपतन कोण I बराबर क्या होता है a प्लस डेल्टा m/2, ये तो I का मान आया है, तो a का मान कितना 60 और डेल्टा m का मान कितना 30/2, 60 30 90 बराबर 45 डिग्री। तो ये इस तरह से मेरा आपतन कोण भी निकल गया दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, तीसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपवर्तन कोण चाहिए। क्या चाहिए, अपवर्तन कोण चाहिए। तो अपवर्तन कोण R बराबर अभी आपने पढ़ा है a/2, ये तो पढ़ा है, तो a का मान कितना दे रखा है 60/2, यानी कितना हो गया R बराबर 30 डिग्री। ठीक। चौथा इसका क्वेश्चन दिया है, चौथा क्या पूछ रहा है, निर्गत कोण किस स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में पूछ रहा है बेटा। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण बराबर निर्गमन कोण। तो आपतन कोण कितना है बच्चों 45 डिग्री, तो 45 इक्वल टू निर्गमन कोण हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आप बेसिक है एकदम, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी पे एकदम सिंपल देखो कितना क्वेश्चन दिया हुआ है मेंस में। एक वर्णी प्रकाश किरण समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म पर किसी निश्चित कोण पर आपतित होती है तथा अल्पतम विचलन कोण पर निर्गत होती है। ठीक है, किस कोण पर, अल्पतम विचलन कोण पे क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है √3, और तो आपतन कोण निकालना है। क्या निकालना है, I निकालना है बेटा। क्या निकालना है, I आपको फाइंड आउट करना। कैसा प्रिज्म है, समबाहु त्रिभुजाकार। तो समबाहु त्रिभुजाकार है, तो इसका अर्थ हो गया कि उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गया, यानी प्रिज्म कोण भी क्या हो गया 60 डिग्री। तो a इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है और m इक्वल टू कितना दे दिया √3 कह दिया। फिर क्या कहा है, अल्पतम विचलन की स्थिति को कह रहा है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण बराबर होता है निर्गमन कोण। होता है बेटा, होता है कि नहीं होता, होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्रिज्म कोण दिया है, तो R का मान निकल जाएगा a/2, ये निकल जाएगा। तो R बराबर a/2 कर दिया, तो 60/2 बराबर कितना 30 डिग्री।
और हमको निकालना है आई। आर का मान मालूम हो गया, ए का मान मालूम था, तो ए के मान से हमको आर का मान मालूम हो गया और एन का मान हमको दिया हुआ है। तो स्नेल नियम क्या कहता है? स्नेल नियम से, स्नेल नियम तो यही ना कहता है बेटा कि n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यानी हम लिख सकते हैं कि साइन आई बराबर n इंटू साइन आर, लिख सकते हैं बेटा। अब n का मान √3 और साइन आर का मान, आर की वैल्यू कितनी 30 डिग्री बराबर साइन आई हो गया, हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3 और साइन 30 अंश का मान 1/2, यानी √3/2 साइन आई बराबर साइन के किस कोण का मान √3/2 होता है 60 डिग्री, तो साइन आई इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से वेरी इजी है, आप तुरंत आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।